चलिए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 1 कक्षा 10 का, जिसके पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका अपना पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्या है परिभाषा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आप कि एक पदार्थ अपना ए है और दूसरा पदार्थ अपना क्या है, बी। तो इनकी आपस में अभिक्रिया हुई तो नया पदार्थ मान लीजिए सी बना। हो सकता है एक पदार्थ बने, हो सकता है एक से अधिक पदार्थ बने, या फिर एक पदार्थ सी बना, या फिर एक से अधिक पदार्थ, एक और पदार्थ क्या बन गया, डी पदार्थ बन गया। तो ये पता चली अपन को कि ये क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके बाद इसमें ये पॉइंट है जिसमें कहा गया माने पता चले अपन को कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो उसमें पहला पॉइंट दिया गया रंग में परिवर्तन। हो सकता है कि किसी जब रासायनिक अभिक्रिया हो और पता चले कि रंग में परिवर्तन हुआ है, तो अपन कह सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। अगर गैस का किसी दो पदार्थ के आपस में मिलने पर जो नया पदार्थ बने, उसके साथ साथ किसी गैस का उत्सर्जन भी हो, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा ये है तापमान में परिवर्तन। यानी हो सकता है कि जब अभिक्रिया हुई हो तो तापमान में भी परिवर्तन हुआ हो, तो कह सकते हैं अपन कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते और नया पदार्थ जो बना वो दूसरी अवस्था में हो, तो हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन हो। चलिए अपन समझते इसको। सबसे पहले अपन समझिए कि रंग में परिवर्तन। मान लीजिए एक पदार्थ अपना ए है, दूसरा पदार्थ अपना बी है, इससे रासायनिक अभिक्रिया हुई तो नया पदार्थ बना मान लीजिए सी। मान लीजिए ये दोनों पदार्थ किस रंग के हैं, हरे रंग के हैं, और नया पदार्थ जो बना वो नीला रंग का है। इससे अपन को पता चला क्या हुआ, पहले रंग में परिवर्तन हुआ ना, क्या हुआ, रंग परिवर्तन। अगर ये रंग परिवर्तन हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके बाद क्या है, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन मान लीजिए फिर से पुनः लें कि एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ है बी, और इनकी अभिक्रिया आपस में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पता कैसे करेंगे? तो मान लीजिए नया पदार्थ बना सी। क्या बना, नया पदार्थ सी। साथ में ही किसी भी गैस का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। गैस का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मान लीजिए जैसे कोई अभिक्रिया हो, उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली। क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। क्या गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है अवस्था में परिवर्तन। हो सकता है जब नए दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हो और नया पदार्थ बना हो, तो मान लीजिए अवस्था, मान लीजिए द्रव अवस्था है, इसके मिलाने पर दो पदार्थ सी और डी मिले। मान लीजिए एक तो द्रव ही हो सकता है, द्रव हो सकता है, बाकी एक पदार्थ ऐसा हो जो ठोस हो। अब ठोस कैसे होगा, यानी कोई अवक्षेप प्राप्त हो। अवक्षेप क्या कहलाता है, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और उनके फलस्वरूप एक है ना जलीय विलयन में, कैसे विलयन में, जलीय विलयन में कुछ नीचे तली पर कठोर पदार्थ प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। आगे अपन इसी अध्याय में पढ़ेंगे अवक्षेप के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण ले अपन, कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया होने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी मान लीजिए अपन की एक कार्बन है, कार्बन को सी से दर्शाते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया हुई। किसकी, कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया हुई, तो मिलकर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये अपनी क्या कह सकते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है रासायनिक समीकरण। अभी रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। आपने देखा होगा अपन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया करने पर, या ऐसे अपन भाषा लिखेंगे तो कम से कम एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन लिख जाए। और जबकि
उसको है ना अगर समीकरण के रूप में लिखेंगे तो मान लीजिए नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर अमोनिया बनती है। अब इतना हिंदी में ना लिख के अपन ने इतनी समीकरण लिख दिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक निरूपण कर दिया अपन ने। तो ये देखो इतने से में लिखे, नहीं तो 2-3 लाइन लग जाती। तो चलिए एक बार और देखते हैं कि वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण की क्या है? परिभाषा। और ये आ सकती है पेपर में, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए कैसे। अब अपन यदि मान लो ये उदाहरण, लेकिन अपन यदि लिखें रजिस्टर में कॉपी में कि जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। अभी अपना इतना बड़ा लिखेंगे, इसकी जगह अपन सीधे सीधे लिख दें N2 की क्रिया किससे हुई? हाइड्रोजन से हुई। तो किसका निर्माण हुआ? अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अमोनिया गैस का। अब हालांकि इसको अपन क्या है, संतुलित भी कर सकते हैं। किसको? इसको संतुलित कर सकते हैं, लेकिन ये अपन अब ये हमने ये क्या लिख दिया है? गुणांक। तो इसको अपन इसी अगले लेक्चर में जब है ना पढ़ेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं या संतुलित समीकरण क्या है, तो उसके बाद अपन समझेंगे। अभी अपन ये याद रख लें कि जब दो पदार्थ आपस में क्रिया की तो नया पदार्थ बना है, और इसको समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक और ये उदाहरण है, जैसे Mg की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। आया बात समझ में आपको? अब इसको भी अपन संतुलित कर सकते हैं, लेकिन अपन अगले में सीखेंगे लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं। अब है रासायनिक समीकरण का ढांचा। क्या है? रासायनिक समीकरण का ढांचा माने उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जो रासायनिक समीकरण अपन लिखते तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो ये है अभिकारक आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करता है? उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे अपन ने देखा था कि एक पदार्थ अपन ने ए लिया और एक पदार्थ बी लिया, जिसको आपस में अभिक्रिया करने पर नया पदार्थ सी बना, जिसे अपन ने उत्पाद कहा था। और जिनसे अपन अभिक्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। देखो ये अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिखी है। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। यानी ये देखो ये क्या है, इन ए और पदार्थ बी दोनों में क्या परिवर्तन हो रहा है, तभी तो नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते। जबकि जो उत्पाद क्या है? अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। माने जो अभिक्रिया है, ये दोनों पदार्थ ए और बी का आपस में क्रिया हुई तो क्या नया पदार्थ सी बना, उत्पाद बना। तो ये क्या कहलाती है? अपना उत्पाद। ठीक है। इसके बाद ये लिखा है सब रासायनिक समीकरण लिखना। तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी वही बात है जो अपन ने अभी बात की थी कि क्या होता है जब है ना दो पदार्थों का आपस में क्रिया होती है, तो अपन ऐसे हिंदी में लिखें कि ये ना जब इनका किसी भी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करते हैं तो ये गैस मिलती है या ये कुछ भी कोई नया पदार्थ बनता है। तो अपन कह सकते हैं, तो इतना लंबा लिखने से अच्छा है अपन क्या कर दें, इसको समीकरण के रूप में लिख दें कि ये कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। आई बात समझ में भाई बच्चों आपको? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ गया है रासायनिक समीकरण के प्रकार। क्या? रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो सबसे पहले है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए पहले पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जब जैसे मान लो एक क्रिया हुई, जैसे अपन उदाहरण ले, कार्बन की क्रिया अपन ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये कि अभिक्रिया के पूर्व यानी अभिकारकों एवं अभिक्रिया के पश्चात यानी उत्पादों के परमाणुओं की संख्या जो है वो समान हो तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है,
यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं जी, 2 है ना। ऑक्सीजन इस O2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन, एक OJ है और एक OJ है, तो 2 ऑक्सीजन है। तो माने कार्बन 1 है, तो यहाँ देखो आप कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये समीकरण कैसा है, संतुलित। इसलिए अपन इसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये क्या है, तो देखते हैं अपन। यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान ना हो, यहाँ समान हो और यहाँ समान ना हो, तो इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से समझे, मान लीजिए जो नाइट्रोजन गैस है, जब हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है तो किसका निर्माण करती है, अमोनिया का निर्माण करती है। अब यहाँ देख रहे हो आप नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, और यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 1 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 3। यानी यहाँ दोनों और क्या है, अभिकारकों और उत्पादों में क्या है, परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये कौन सा रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये नोट है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। यानी अगर आपके पेपर में आ जाए कि कंकाली समीकरण की परिभाषा क्या है या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको किसकी परिभाषा लिखना है, असंतुलित रासायनिक समीकरण की। यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण और कंकाली समीकरण क्या होते हैं, दोनों एक ही बात होती है। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किस चीज का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, यानी ना तो निर्माण होता है, और ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब ये बात क्या हुई, अपन समझते हैं इसको कि क्या, जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, मान लीजिए एक पदार्थ A है और एक पदार्थ B है, इनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया हुई और नया पदार्थ क्या बना, C। आपको मालूम है कि जिसके साथ माने जो अभिक्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो अभिक्रिया से प्राप्त होता है यानी उत्पाद प्राप्त होता है। तो जब अभिकारकों एवं उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या या उसका द्रव्यमान क्या हो, समान हो, क्या हो, मान लो यहाँ मान लो 1 किलो है टोटल, तो यहाँ भी कितना प्राप्त हो अपन को, 1 किलो। तो ये कौन सा, ये क्या कहलाया, किस नियम को दर्शाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। यानी मान लीजिए ये पदार्थ मान लो कितने ग्राम का है, 500 ग्राम का, और ये भी पदार्थ कितने का है, 500 ग्राम का। तो टोटल के पदार्थ कितने का बना, 1 किलो का, यानी 1000 ग्राम का। आई बात समझ में बच्चों आपको। तो यही कह रहा है यह नियम, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता ही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, यानी नया पदार्थ कोई भी नहीं बनेगा। यदि जो 500 ग्राम और 500 ग्राम मिलकर 1 किलो ही हो गए, ये नहीं कि अपन यहाँ 1.5 किलो प्राप्त हो जाए, ये नहीं रहेगा अपना। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, यानी या फिर ये भी नहीं हो सकता कि 500 टोटल 1 किलो हुए और ये यहाँ जाके 900 ग्राम बन जाए, ये नहीं रहेंगे, पूरा 1000 ही ग्राम, 900 ग्राम नहीं रहेंगे। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी ये अभिकारक मान लीजिए यदि 1 किलो का है तो उत्पाद भी कितने का होगा, 1 किलो का ही होगा। जैसे उदाहरण से अपन समझिए, ये परिभाषा है, उदाहरण है। तो उदाहरण क्या है, ये 2 अभिकारक, इनकी आपस में अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, ये उत्पाद का निर्माण हुआ, ये क्या हुआ, उत्पाद का निर्माण, और ये हुए अभिकारक। तो जो अभिकारक का जितना द्रव्यमान है वो ही कितना होगा, उत्पाद का द्रव्यमान, यानी अभिकारक का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, उत्पाद का द्रव्यमान। ये क्या है, ये चीज क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। आया बच्चों समझ में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आई दानेदार जस्ते का पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या होता है,
मान लीजिए अपना ये पात्र है, मान लीजिए अपन ये पात्र बनाए, मान लीजिए अपना ये पात्र है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा, क्या बना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है। मान तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके में क्या डाल दिया जाए, दानेदार जस्ते के टुकड़े डाल दिया जाए। मान लो ये दानेदार जस्ते के अपन ने टुकड़े डाल दिए, तो इन दोनों की अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, एक जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्सर्जित। अपन ने पढ़ा था ना जब कि अभिक्रिया कैसे पता चले कि हुई कि नहीं, तो क्या अपन ने पढ़ा था कि गैसों का उत्सर्जन होता है, यही बात है ये, ठीक है। तो जब जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, जिंक सल्फेट का निर्माण होता है यहाँ, और क्या होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन ये देखें कि पता करें कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, तो यहाँ देखेंगे अपन सबसे पहले। मान लीजिए देखो जिंक यहाँ कितना है, एक जिंक है, तो यहाँ भी जिंक कितना है, एक। तो ये लेफ्ट हैंड साइड माने अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो जिंक की बात करें अपन, जिंक तो जिंक कितना है, यहाँ अभिकारक में एक है और उत्पाद में भी कितना है, एक है, ठीक है। और जबकि अब इसके बाद हाइड्रोजन की अपन देखें तो हाइड्रोजन कितने, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो बस यहाँ भी 2 है और LHS में भी 2 है और RHS में भी 2 है, यानी दोनों बराबर है। अब इसके बाद सल्फर की बात करें अपन, ये जो अपन को दिए ना प्रतीक है, ये जैसे किसका प्रतीक है, Zn जिंक का प्रतीक है, H किसका है, हाइड्रोजन का प्रतीक है, और इसके बाद S किसका है, ये सल्फर का प्रतीक है, और O किसका है, ऑक्सीजन का प्रतीक है, किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। इसके बाद है ना अपन ने ये सल्फर का देखा, यहाँ सल्फर भी कितनी है, 1, और यहाँ भी सल्फर कितनी है, 1। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें अपन तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, यहाँ भी 4 है। यानी अपन देख सकते हैं जो 4 तत्व हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस चारों तत्वों में क्या हुआ है कि अब अभिकारकों के तत्वों माने परमाणुओं की संख्या उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या से क्या है, बराबर है। यानी ये भी 1 है तो ये भी 1 है, 2 है तो ये भी 2 है, ये है तो ये भी 1 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये कैसा समीकरण है, संतुलित। कैसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद देखो तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। दोनों साइड तीर का निशान ही है अपना, तो इसके दोनों ओर देखिए, आप देखो LHS में जो परमाणुओं की संख्या है, तत्वों की संख्या है, वो कितने, RHS में जो उत्पादों की है उसके क्या है, बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आया बात समझ में बच्चों आपको। अब अगला अपन पढ़ेंगे हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें क्या होता है, यदि अपन देखेंगे कि जो अपना रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है या असंतुलित है, तो इसकी अपन चर्चा करेंगे। अगर संतुलित है तो ठीक है, और अगर असंतुलित है तो अपन क्या करेंगे, इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। और अपन संतुलित करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन क्या है, सबसे पहले क्या दिया है, Fe तत्व है, उसके बाद कौन सा तत्व है, ये दिया है जल का सूत्र H2O। किसका सूत्र है, ये जल का सूत्र है। इसके बाद क्या निर्माण हुआ, Fe3O4। किसका निर्माण हुआ, Fe3O4, और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस क्या हुई, हाइड्रोजन गैस क्या हुई, उत्सर्जित हुई। तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये तत्व कौन कौन से, पहले सबसे पहले हिट एंड ट्रायल विधि में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपन करेंगे कि छांट लेंगे कि तत्व कौन कौन से हैं। इसमें तत्व क्या है, कौन कौन से, तो सबसे पहले अपन को कौन सा तत्व दिख रहा है, Fe दिख रहा है। उसके बाद कौन सा तत्व दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, तो अपन हाइड्रोजन ले लेंगे। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, ऑक्सीजन, तो अपन क्या लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं अपन बड़ी क्लास में भी आ जाते हैं ना,
तो समीकरण को संतुलित करने में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है अपन के लिए। तो अपन क्या करेंगे कि अपन इतने अच्छे से समझेंगे कि अपन को कभी भी बाद में फ्यूचर में दिक्कत ना हो, क्या करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। चलिए तो अपन देखते हैं कैसे संतुलित करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि देखो यहाँ Fe के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक ही Fe है तो एक है, और यहाँ Fe की परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है, यानी ये तो असंतुलित पहले ही दिख गया अपन के लिए। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अभिकारक में 2 है, और जबकि उत्पाद में कितनी है, यहाँ भी 2 है, ये तो संतुलित है। परंतु यहाँ देखिए ऑक्सीजन की, देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, यानी यहाँ क्या है भैया, दोनों साइड क्या है कि परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, यानी यह क्या है, रासायनिक समीकरण असंतुलित है। तो अपन इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला अपना चरण ये रहता है कि जिस तत्व में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी सबसे पहले हम उसी को संतुलित करेंगे। क्या, जिस तत्व की जो परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है उसी तत्व को सबसे पहले अपन संतुलित करेंगे। तो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किस तत्व की, यहाँ देखें अपन, तो सबसे पहले अपन को दिख रहा है ये ऑक्सीजन, कहाँ, उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा, ये 4 दिख रहा है, सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। तो अपन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, माने LHS और RH में दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसमें कैसे बराबर होंगे, तो देखिए ये यहाँ 4 और यहाँ 1 है। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए सिर्फ गुणा का ही उपयोग करते हैं। जैसे अच्छा आपको हम एक बात बता दें, थोड़ा सा बेसिक बताएं, फिर उसके बाद अपन संतुलित करेंगे। क्या बता दें आपको, बेसिक। तो बेसिक जानने के लिए करिए, जैसे मान लीजिए लिखा है H2, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, एक H और 2 H। H2 लिखा है तो यहाँ हमारे हाइड्रोजन के एक परमाणु और एक परमाणु ये। जैसे आपने गणित में पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या पर जितने की घात लगी होती है, यानी इसको लिखते 3 गुणित 3, माने जितने के ऊपर जितनी घात लगती है उसको उतनी बार क्या करते हैं, गुणा करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि विज्ञान में घात कहाँ लगती है, नीचे, यानी हाइड्रोजन है H2, तो इसको अपन H और H अलग अलग 2 है। बात आई समझ में आपको। तो ये तो हो गया बात। अब इसके बाद एक और अपन इसमें चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 3H2, अब ये लिखा, ये तो अपन समझ गए कि 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ जो आगे 3 लिखा इसका क्या, इसका अपन का मतलब ये हाइड्रोजन के कितने हैं, पहले 2 परमाणु है और आगे क्या लग गया, 3। तो कितने परमाणु हैं, 2। तो इनके परमाणुओं की संख्या में जो आगे गुणांक है उसका क्या हो जाता है, गुणा, यानी ये 3 और 1 गुणा 2, तो क्या आ गया, 6। यानी हाइड्रोजन के अब कितने परमाणु कहलाए, 6 परमाणु कहलाए। कितने कहलाए, 6। चलिए एक और उदाहरण कर देखते हैं, फिर उसमें समझ में आपको आएगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2Na। अब Na क्या है, सोडियम, माने एक परमाणु, इसका कोई यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी मान लीजिए जैसे अपन है 3 लिखा है 3, तो उसके ऊपर कोई घात नहीं, यानी अपन 1 की मान लेते हैं, माने कुछ नहीं लिखा। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि Na के यहाँ कुछ नहीं लिखा है, विज्ञान की घात नीचे लगती है, अपन एक कह दें तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी 1। तो माने सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, और यहाँ आगे गुणांक कितना है, तो ऐसा रहता है कि गुणांक का गुणांक किससे हो जाता है, परमाणुओं की क्या, किससे, परमाणु संख्या से, परमाणुओं की संख्या से गुणा होता है। मान लीजिए यहाँ गुणांक कितना है, 2, और परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1, तो यानी टोटल क्या है, 2। यानी कितने टोटल परमाणु कहलाए, 2 सोडियम के परमाणु कहलाए। आई बच्चों बात समझ में। तो इसी को अपन उपयोग करके पढ़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ क्या है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु, यहाँ 1, यानी अपन ने देखा ना कि सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या जिसमें होगी सबसे पहले उसी को संतुलित करेंगे। तो यहाँ देखो अपन को पता है कि सिर्फ अपन गुणा कर सकते हैं, यानी यहाँ अपन क्या करेंगे, जो अपन को जैसे मान लो ये 4 है तो आंक को 4 लिख देंगे कहीं, जिससे माने जहाँ अपन को उचित रहेगा, जिससे अपन संतुलित हो जाए, तो वहाँ गुणांक के रूप में अपन लिख देंगे। गुणांक आने गुणा करना पड़ेगा अपन के लिए। तो जैसे अपन ने देखा ऑक्सीजन, तो यहाँ उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितने हैं, 1 है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ अगर अपन ने मान लो 4 लिखे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, मान लो 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, मान परमाणु की संख्या,
और ये गुणांक कितना है 4, तो ये 4 गुणित 1 यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई ना 4। यहाँ गुणा 4 करने पर क्या करने पर, यहाँ 4 का गुणांक लगाने पर, तो अपन 4 का गुणांक लगाएंगे यानी ऑक्सीजन में कितने का गुणा होगा 4। तो क्या क्या प्राप्त हुआ 4 हो गए परमाणु दोनों बराबर। लेकिन अपन ने ये रहता ना एक काम सुधारो तो दूसरा बिगड़ जाए। अब यहाँ अपन ने ये 4 ऑक्सीजन किए तो देखो ये हाइड्रोजन 2 थे, पहले कितने थे हाइड्रोजन परमाणु 2 और गुणांक कितने का 4, तो ये 4 तो 4 दूनी 8। क्या हो गए ये कितने हो गए हाइड्रोजन 8 हो गए। यानी देखो यहाँ 2 थे, देखो अभी 2 थे ना यहाँ, लेकिन आगे गुणांक 4 लगा दिया तो यहाँ भी गुणा होगा, तो ये कितने हो गए 8। अब देखो ये पहले बराबर थे माने दोनों संतुलित थे, लेकिन अब असंतुलित हो गए, तो कुछ नहीं है अपन इसको फिर बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे देखो अपन समझे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 8 और यहाँ कितने हैं 2, तो अपन देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है। अब ऐसा क्या करें कि यहाँ 8 हो जाए, तो आपको पता है गुणांक में गुणा ही कर सकते, तो यहाँ अपन अगर 4 का गुणांक लगाएंगे तो 4 दूनी कितने हो गए 8। ये ना हाइड्रोजन के 2 परमाणु और गुणांक का गुणा होता है, तो ये 4 4 दूनी 8, तो ये आ गया अपन ने 4 का यहाँ भी गुणा कर लिया 4 दूनी 8। लो ये भी संतुलित हो गया। इसको देखो अभी आप ना ज्यादा जोर नहीं डालो, क्या है कि आपको पहली बार समझ रहे हैं आपको तो दिक्कत तो जाएगी, लेकिन आराम आराम से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी समझने में आने लगेगा। ठीक है, अब बचा केवल क्या, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, तो अब केवल क्या बचा बताइए, केवल क्या बचा अपने लिए, क्या बचा सिर्फ एक चीज बची, क्या Fe आयरन। आयरन बचा ना अपना, आयरन को चलो संतुलित करते हैं। देखो यहाँ आयरन की परमाणुओं की संख्या कितनी है 3 और यहाँ कितनी है 1, तो अपन यहाँ अगर गुणांक 3 का लगा दें यानी गुणा 3 का कर दें तो क्या कितने हो जाएंगे 3, लो संतुलित हो गए। अब संतुलित हो गए यानी ये समीकरण संतुलित हो गए, यानी अब नया जो समीकरण संतुलित बना वो ऐसा बना कि ये 3Fe क्या 3Fe क्या बना 3Fe, फिर उसके बाद अपन ने यहाँ कितने का गुणांक लगाया था 4 का, तो 4H2 से क्या मिलके बना Fe3O4 प्लस 4H2। ये अपना नया संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया, यानी यहाँ 3 का गुणांक लगा, यहाँ 4 का गुणांक लगा और यहाँ 4 का गुणांक लगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये अपना क्या हो गया संतुलित हो गया। इसके बाद अपन अगला करेंगे, तो सबसे पहले अगर अपन एक और उदाहरण लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बात आपको कर लें कि जैसे मान लीजिए ये है भौतिक अवस्थाओं के संकेत। क्या है भौतिक अवस्थाओं के संकेत, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अपन ने पदार्थ लिया ए और बी, क्या लिया ए और बी, तो नया पदार्थ उत्पाद क्या बना सी बना। तो मान लीजिए यदि ये ठोस होगा ना तो इसको अपन नीचे दर्शाएंगे कि ये ठोस है, तो एक कोष्टक में क्या लिख देंगे इसको स्मॉल एस, यानी एस ठोस यानी सॉलिड। अपन पता है ना कि ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते इसलिए एस दर्शाते। द्रव यानी लिक्विड, द्रव यानी लिक्विड, तो इसलिए इसको एल से दर्शाते हैं। मान लीजिए द्रव रूप में है अभिकारक तो इसको अपन एल से दर्शाएंगे, और यदि जलीय विलयन है तो एक्वस मीडियम तो इसको क्या दर्शाएंगे ए क्यू से दर्शाएंगे, और जबकि अगर गैस के रूप में है तो इसको किससे दर्शाएंगे जी से दर्शाएंगे। आई बच्चों समझ में। अभी कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे ताप तथा दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा अगर एक अभिकारक माने एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ भी है, जब इसकी अभिक्रिया हुई तो क्या प्राप्त हुआ सी नया उत्पाद प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या होता है कभी अगर अपन इस अभिक्रिया के लिए ताप देते हैं ना तो ताप को ये जो निशान है तीर का इसके ऊपर लिख देते हैं ताप, यानी ये दर्शाता है कि ये इसमें ताप दिया गया है। यदि दाब दिया गया हो तो प्रेशर भी दर्शा देते हैं, या किसी उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। हालांकि उत्प्रेरक तो अभी अपन को ये पढ़ेंगे अपन 12वीं में भी है केमिस्ट्री में उत्प्रेरक क्या है, लेकिन आपको एक संक्षिप्त रूप में बता दें कि उत्प्रेरक क्या कहलाता है। उत्प्रेरक ये करता है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, माने उसका उपयोग का एक सहायता प्रदान करता है, एक ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है ब्रिज, माने इसको कराने में इसको अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है बढ़ा देता है। तो बस अभी इतना ही समझे, अभी ज्यादा उसमें डिटेल ना करें कि उत्प्रेरक क्या है। बाकी अब यहाँ जो भी रहता है यहाँ इसके तीर के ऊपर परिस्थितियों को क्या कर देते हैं दर्शा देते हैं। चलिए अपन एक उदाहरण से समझे, एक उदाहरण अपन ने और ट्रायल विधि समझी ना उसको एक और बार अपन अप्लाई करें। क्या करें एक और बार अप्लाई करें, तो जब जैसे नाइट्रोजन गैस है इसकी क्रिया जब हाइड्रोजन गैस से होती है तो क्या बनता है
अमोनिया का निर्माण होता है। आप भी एक बार पॉज कीजिए वीडियो और आपने जो सीखा है ना थोड़ा सा अगर इस्तेमाल कर सकते हैं माने उसको कर सकते हैं तो करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा रुकिए, आप पॉज कीजिए और आप करके देखिए। अब थोड़ा अगर आपने किया हो तो आप आंसर मिलाइएगा और नहीं गलत गलत उससे कुछ नहीं है, गलत नहीं होता, ये अपन ने सीखा ट्राई तो किया, अपन और अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मान लो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 अभिकारक में, जबकि नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ 1 और यहाँ 3, दोनों अलग है। सबसे पहले अपन को क्या करना है ये नहीं, अब तो सबसे पहले अपन क्या करो एक सारणी बना, यह 10 ट्रायल विधि कर रहे हैं ना तो सबसे पहले एक सारणी बनाइए। अपन क्या बनाएंगे? सारणी। उसमें क्या करेंगे इस साइड लिखेंगे अपने तत्व, कौन कौन से तत्व हैं। अब यहाँ LHS में लिखेंगे अपन अभिकारक और RHS में लिखेंगे उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। ये अपन वो लिख लेंगे जैसे अपन ने वहाँ विधि वो बनाई थी तालिका, अभी अपन ये समझते हैं। तो तत्व जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है और एक तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। तो जैसे LHS माने अभिकारक में देखो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। और जबकि उत्पाद यानी RHS में नाइट्रोजन की कितनी है? 1। और उत्पाद में कितनी है? कितनी है भैया? 3। तो अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखो यहाँ सबसे पहले अपन अगर नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें? नाइट्रोजन की बात करें तो जैसे मान लो सबसे ज्यादा परमाणु अपन ने पहले सबसे पहला चरण क्या होता है? जिस परमाणु में सबसे माने जिस पदार्थ में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा पहले उससे संतुलित करें। तो यहाँ देखिए अपन ये दिख रहा है ना 3 परमाणु है। कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। तो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब दोनों को बराबर करना, तो ये एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि LHS निकाल दे। माने ये देखो थोड़ा सा गणित का भी उपयोग होगा कि मान लीजिए 2 और 3, अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 के पहाड़े में भी आए और 3 के, तब तो अपन गुणांक यानी गुणा करेंगे, ऐसा गुणा करेंगे दोनों को समान आ जाए। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि 2 के पहाड़े में जैसे अपन देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, और 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी सबसे पहला सेम अक्षर दोनों के पहाड़े में आ रहा है 6। यानी अपन दोनों की ओर क्या करेंगे? 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 के लिए 6 कैसे बनाएंगे? 2 गुणे 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6। और यहाँ किसका गुणा करेंगे? 2 का, तो 3 दूनी 6, दोनों बराबर आ गए। लेकिन क्या किया अपन ने यहाँ हाइड्रोजन में किसका गुणांक किया? 3 का, तो यहाँ किसका गुणांक कर देंगे? 3 का गुणांक कर देंगे। जबकि है ना यहाँ जो RHS में उत्पाद में यहाँ किसका गुणा किया? 2 का। तो अब 2 का गुणा यहाँ नहीं लिखेंगे कि हाइड्रोजन अपन ने बराबर किया, सबसे आगे ही लिखा जाता है गुणांक, तो आगे ही लिखेंगे। अब आगे अपन ने लिख लिया तो आप देखो ये अपने आप संतुलित हो गए। देखो यहाँ N2 है यानी 2 नाइट्रोजन के परमाणु, और यहाँ देखो 1 था पहले लेकिन गुणांक परमाणु की संख्या कितनी है? अपन ने सूत्र अपन ने एक प्रकार से अपना बनाया कि गुणांक गुणित परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ कितना था? 2। यहाँ देखो परमाणु की संख्या कितनी? 1, और गुणांक कितना है? 2, तो 2 एकम 2 पहले ही हो गए। यहाँ अपन देखो गुणांक अपने आप बन गया 2 एकम 2, दोनों में बराबर आ गए। आने नया जो अपना समीकरण बना वो क्या बना? N2 + 3H2 से क्या बना? 2NH3, क्या बना? 2NH3। आई बात बच्चों समझ में? इसके बाद चलिए अब अपन आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको जहां भी मिस्टेक हो माने जहां से समझ में ना आ रहा हो आपके लिए, तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिससे क्या है कि आप अच्छे से समझ सकते। चलिए तो अपन है ना मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।